ईंटें, मनके और अस्थियां, जो कि बेसिकली हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, जिसका सेकंड पार्ट हम लेके आ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट जो आ चुका है उसको आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, हमने बना दिया है, जिसमें हमने थोड़ी थोड़ी बातें बता दी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ये पूरा चैप्टर नहीं होने वाला, ये बेसिकली एक रिवीजन की तरह होने वाला है, क्योंकि एग्जाम जो है वो 3 दिसंबर से ही शुरू हो रहे हैं, तो उतना बड़ा चैप्टर पढ़ना आपके लिए भी और हमारे लिए भी आम बात नहीं है, तो ये एक रिवीजन चैप्टर होने वाला है। तो पहले हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं विलासिता की वस्तुओं की खोज के बारे में। तो विलासिता की वस्तुएं क्या है, तो सामाजिक भिन्नताओं को पहचानने के लिए इतिहासकारों के द्वारा कुछ चीज़ें इजाद की गई, जिसमें से एक है विलासिता की वस्तुएं। पहली क्या थी, पहली थी उसमें राजकीय सावधान के बारे में, तो वो ज़्यादा मेरे को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं लगा, तो आज हम दूसरे के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है, विलासिता की वस्तुओं की खोज, तो सामाजिक भिन्नताओं को पहचानने का एक तरीका है। जैसे मैंने पहले आपको बता दिया कि एक तरीका है जिससे हम सामाजिक भिन्नताओं को पहचान सकते हैं। इसमें एक उपयोगी और एक विलासिता की वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। उपयोगी वस्तुएं बेसिकली क्या होता है, जो हम रोजमर्रा के जीवन में उपयोग करते हैं, जैसे कि उसमें कुछ दे रखा है, जैसे चक्कियाँ, मिट्टी के बर्तन, सुइयाँ, ये सबको क्या है, ये सबको हम रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग करते हैं। लेकिन कुछ जो चीज़ें होती है वो थोड़ी महंगी होती है। अब जैसे कि आपको लगता है कि चांदी के जो पायल वायल होते हैं औरतें वो हमेशा पहनती है, लेकिन सोने के, डायमंड के, हीरे, ये सब क्या है, ये सबको कुछ खास मौके पे, शादी के मौके पहना जाता है। और वो भी जो गरीब घर की औरतें होती हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, अमीर घर की औरतें वही इन सबको रोज पहनती है। तो उसी में एक उपयोगी वस्तु है रोजमर्रा की वस्तुएं, और एक होता है उसमें विलासिता की वस्तुएं। यह वस्तुएं पत्थर या मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थ से बनी होती है, जो उपयोगी वस्तुएं होती है, जिसका इस्तेमाल आप रोजाना करते हैं, और ये वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हो जाती है। जो जैसे कि आपको मिट्टी है, मिट्टी तो आपको हर जगह उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन सोना आपको हर जगह उपलब्ध नहीं होगा। तो जो आसानी से उपलब्ध हो जाए वो है उपयोगी वस्तुओं में से वो है, और जो रोजमर्रा के काम में आती है। ये वस्तु आसानी से उपलब्ध होती है, और जो महंगी तथा दुर्लभ ऐसी वस्तुओं को पुरातन कीमती मानते थे। जो विलासिता की वस्तु जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, तो जिसको कीमती मानते थे कौन, पुरातत्वविद, इतिहासकार जो समझने वाले थे, वो किसको मानते थे, जो महंगी हो और दुर्लभ मिलती हो, जो ज़्यादा रेट का हो, और जो दुर्लभ का मतलब क्या है, जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिलती हो, आसानी से मिल जाती है, वो क्या है, उपयोगी वस्तु है, और जो दुर्लभ से मिलती है वो महंगी वस्तु है। फ्यांस के पात्र इनमें से एक है, उसका उदाहरण मैं दे रखा हूँ यहाँ पे। फ्यांस के पात्र ये कौन से, ये विलासिता की वस्तु है। ये विलासिता की वस्तुओं में फ्यांस के पात्र आते थे। इसमें क्या था, एक चमकीला पदार्थ को बना के रख जाते थे, जो महंगे घर में उपयोग किया जाता था, और ये बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ तरीके से मिलता था। और मैं एक बात और इसमें बता दूं कि जो दुर्लभ वस्तुएं थी वो बनाई तो जाती थी चंद्रों में, लेकिन जिसको आयात किया जाता था वो किया जाता था कालीबंगन, मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे बड़े नगरों में। छोटे नगरों में सिर्फ इसे बनाया जाता। तो अगला हमारा चैप्टर जो है वो है शिल्प उत्पादन के बारे में। शिल्प उत्पादन के बारे में, शिल्प जो होता है, कुछ भी नक्काशी बनाने के लिए वो जरूरी होता है शिल्प उत्पादन। तो शिल्प उत्पादन चंद्रों नामक स्थान, जो वर्तमान पाकिस्तान में शिल्प उत्पादन का केंद्र महत्वपूर्ण था। ये जो केंद्र था शिल्प उत्पादन का वो चंद्रों था। चंद्रों कहाँ पे है, तो ये पाकिस्तान में लोकेटेड है। पाकिस्तान में ये बहुत ही बार सवाल पूछा जाता है कि चंद्रों कहाँ पे, वापस चार ऑप्शन दे देते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, तो आपको हमेशा पाकिस्तान पे मानना है। तो चंद्रों जो था वो था शिल्प उत्पादन का केंद्र। शिल्प उत्पादन का केंद्र था चंद्रों। और यहाँ पे शिल्प कार्य क्या क्या होते थे, शिल्प कार्य में मुख्यतः होते थे मनके बनाने का, शंख की कटाई, धातु कार्य, मुहर बनाना और इत्यादि। मनके बनाए जाते थे। मनके तो आपको पता है, ये कान में, हाथ में, ये सब में मनके पहन जाते हैं। और ये जो बनाए जाते थे ये शिल्प कार्य के अंतर्गत जाते हैं। मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु कार्य करना और मुहर बनाना। मुहर जो थी वो तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे पुरातत्व वस्तु थी। इसी की खोज के कारण ही हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चल पाया है। तो शिल्प उत्पादन के कच्चे माल की प्रवृत्ति थी। इनका नेचर था कि पहले कच्चे माल से उसको फिर नक्काशी करके उसको शिल्प में उत्पादन में बनाया जाता था। इसमें जो कच्चे माल थे वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होते थे, तो इसमें कुछ जगह है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये बहुत ही बार पूछे जाते हैं, तो आपको हमेशा से इसको याद रखना है, इसको रट जाना है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पेपर में और बनते हैं और बनते आ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले शंख। शंख क्या होता है, जैसे कि आप नदी के किनारे देखे होंगे तो वो सीप के आकार का होता है, वो होता है शंख। तो उससे भी बहुत सारी शिल्प वस्तुएं बनाई जाती थी। तो कहाँ से मिलती थी, नागेश्वर और बालाकोट से। नागेश्वर और बालाकोट जो है वो समुद्री तट पर स्थित
क्षेत्र है और समुद्री तट होने के कारण यहाँ पे शंख की जो मात्रा है प्रचुर मात्रा में पाई जाती थी और इस मात्रा के कारण यहाँ पे जो शंख बनाने का कार्य इन दोनों नगरों के पास होता था। अगला है लाजवर्त मणि, ये नीले कलर का होता था। ये कहाँ पे पाया जाता था? ये सोतुगढ़ जो अफगानिस्तान में वहाँ पे पाया जाता था। एक है कार्निलियन पत्थर, ये लोथल गुजरात में पाया जाता था। इन सबका लोकेशन हमेशा याद रखना है क्योंकि मानचित्र में भी पूछ लेता है और ऐसे भी पूछ लेता है कि जो कार्निलियन पत्थर है वो कहाँ पाया गया था। तो ये सब जो है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमेशा से याद करें। मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख भी दिया है और आप भी इसे इंपॉर्टेंट मान के पढ़ें हमेशा। अगला है सेल खड़ी। सेल खड़ी क्या है? सेल खड़ी एक बहुत ही मुलायम पत्थर होता था जिससे मुहर बनाया जाता था। सेल खड़ी और तांबा जो है वो खेती आंचल से प्राप्त होता था। एक चीज और जो इसमें मिसिंग है वो है सोना। सोना जो था वो दक्षिण भारत में पाया जाता था, जो इस साइड लिखा हुआ है दक्षिण भारत में। यहाँ पे क्या करते थे? अभियान भेजे जाते थे, कुछ लोगों के समूह जाते थे यहाँ से सोना लाने के लिए एक आदमी, क्योंकि उसमें जो परिवहन तंत्र था वो ज़्यादा विकसित नहीं था, तो ज़्यादा तो लोग जाते थे और वहाँ से सोना लेके आते थे। यहाँ पर 2-3 पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। एक हाजा पक्षी है, हाजा पक्षी उस समय मोर को हाजा पक्षी बोला जाता था। और जो क्षेत्रीय अंचल मैंने अभी यहाँ पे बताया था तांबे के लिए परिचित था, तो उसको एक संस्कृति का नाम दिया गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस था। गणेश जोधपुर संस्कृति जो क्षेत्रीय अंचल की संस्कृति थी, इसके बारे में जो पता लगाया था हमारे इतिहासकारों ने पता लगाया था। और यहाँ पे एक अभी जो अब आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम कनिंघम के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण डायरेक्टर थे और इनका कुछ भ्रम था जो हम आगे। अगला टॉपिक है हमारा हड़प्पाई लिपि के बारे में। हड़प्पाई लिपि जो है, लिपि क्या होती है? तो लिखने की कला को लिपि कहते हैं, जिसमें चिन्ह होते हैं वो लिपि होती है। जैसे कि हम अ से अनार पढ़ते हैं तो अ आ ये सब, इसके अंदर जो चिन्ह लगे होते हैं वो बेसिकली लिपि होती है। तो हड़प्पा की लिपि के बारे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो कि क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से हमेशा एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन अराइज होता है ये पेपर में, तो इस बार MCQ है तो कुछ भी पूछ सकता है, तो कृपया इसे ध्यान से देखें। तो हड़प्पा लिपि है, तो हड़प्पा लिपि एक चित्रात्मक लिपि थी, चित्र द्वारा समझाया जाता था। जैसे कि बैल है तो बैल बना के समझा दिया जाता था। और चित्रात्मक जिसमें आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि कुछ जो लिपि कहाँ मिली है? तो अभिलेख में मिली है, लेकिन कुछ अभिलेख टूट गए हैं और कुछ खो गए हैं, तो इस कारण पूरा अभिलेख मिलने ना पाने के कारण ये टूट गई है। और इसीलिए इसको इतिहासकार ने क्या कहा है? एक रहस्यमयी लिपि कहा है, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है तो उसे हम रहस्यमयी की संज्ञा दी जाती है, तो इसीलिए इसको इतिहासकार ने रहस्यमयी की संज्ञा दी है। इसकी कुछ विशेषताएं जो है जो यहाँ पे लिखी हुई है, गाय, ये लिपि जो है गाय से बाईं ओर लिखी जाती थी। ये इसकी क्या थी? ये विशेषताएं थी। अगर आपसे पूछे कि विशेषताएं क्या थी हड़प्पा लिपि की, तो यही थी कि दाई से बाईं ओर लिखी जाती थी। जिसके सबसे बड़े अभिलेख में 26 चिन्ह पाए गए हैं। जो सबसे बड़ा अभिलेख था उसमें 26 चिन्ह पाए गए और टोटल चिन्हों की संख्या जो थी वो 375 से 400 थी। और जो ये सब डाटा है इसको सिर्फ याद रखना है, इन्हीं में से सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसमें एक और टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता का पतन। हड़प्पा सभ्यता जो था 2600 से 1900 के बीच रहा था, तो 1900 के बाद ऐसा क्या हुआ कि वो खत्म होने लगा। तो इसके कुछ कारण हैं, जिसमें से पहला कारण क्या है? बाढ़ का आ जाना। जैसा कि आपको पता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो सिंधु घाटी किनारे बसी हुई थी, तो नदी के किनारे जो सभ्यता थी वो नदी के बाढ़ आ जाने के कारण खत्म हो गई। तो बाढ़ आ जाना इसका पहला कारण था। दूसरा कारण था सिंधु नदी का मार्ग बदल जाना। ये जो कारण बता जा रहा है ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब कि ये सही में ऐसा हुआ है ऐसा पता नहीं है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया गया है कि या तो बाढ़ आ गया होगा या क्या होगा, सिंधु नदी मार्ग बदल रही होगी। मार्ग बदलने का से क्या होता है? तो मार्ग बदलने से उस जगह जो सूखा पड़ जाएगा और सूखा पड़ने से वहाँ की जो सभ्यता है वो नष्ट हो जाएगी। तीसरा है वनों की कटाई। वनों की कटाई के कारण उनको जो खाने के पदार्थ वो नहीं मिल पाएंगे, तो भी वहाँ पे लोग रहना छोड़ देंगे। आर्यों का आक्रमण, जैसे कि हम आगे के चैप्टर में आने वाले पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तो वैदिक सभ्यता का आरंभ जिन्होंने किया होते वो थे आर्य, जिन्होंने ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद इन जैसे वेदों की रचना की थी। तो आर्यों के आक्रमण के कारण ये सभ्यता समाप्त हो गई। और कारण है भूकंप का आ जाना। जो इनकी संरचनाएं थी भूकंप के कारण टूट गई, इसके कारण भी वो लोग छोड़ के चले गए होंगे। या नदियों का सूख जाना, जैसा कि आप मैंने बताया था कि मार्ग बदल जाना, तो जो हड़प्पा सभ्यता के पास से जा रही नदियाँ। तो हमने आज तक जितना भी चैप्टर पढ़ा है तो उसका हम आखिरी पॉइंट आज पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या है? कनिंघम का भ्रम। कनिंघम कौन था? तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का पहला डायरेक्टर जनरल था अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम का भ्रम क्या था? तो कनिंघम को एक अंग्रेजी अधिकारी द्वारा मुहर सौंपी गई। जो अब तक हम मुहर पढ़ते आ रहे हैं,
तो वो सौंपी गई किसको, कनिंघम को। उस समय पर सौंपी गई थी, 1800 का शतक था, उस समय पर इसको एक मुहर सौंपी गई थी। लेकिन जो कनिंघम था उस मुहर के महत्व को समझ नहीं पाया। वो समझ नहीं पाया कि ये जो मुहर है वो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है, क्योंकि उसका एक भ्रम किया था कि वो जो भारतीय जो सभ्यता था उसको गंगा घाटी के किनारे से उसको करता था। जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गंगा घाटी के आसपास से क्षेत्र से शुरू हुआ है, ये समझता था वो कि भारतीय सभ्यता गंगा घाटी के आसपास के क्षेत्र से शुरू हुआ है। इसीलिए जब उसको एक अंग्रेजी अधिकारी द्वारा मुहर सौंपी गई तो उसके महत्व को वो समझ नहीं पाया था। ये था कनिंघम का भ्रम। एक है इसमें धार्मिक मान्यताओं के बारे में कि कहीं पे भी जब लोग निवास करते हैं तो वो धर्म को जरूर मानते हैं। तो किस प्रकार के धर्म को वो मानते थे, तो एक था वो आग शिव को मानते थे। शिव जो है वो हिंदू देवताओं में सबसे प्रमुख में से एक माने जाते हैं। तो वो लोग भी आग शिव की पूजा करते थे, जिनको क्या एक बैठे हुए दिखाया गया है, एक मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है जिसमें उनके पीछे जानवर भी रहते थे। दूसरी है मातर देवी, आभूषण से लदी मातर देवी की वहाँ पे मूर्तियाँ मिली है, जिससे हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा करते होंगे, ऐसा अनुमान इतिहासकार द्वारा लगाया गया है। तीसरी प्राकृतिक की पूजा, वहाँ पे जो मुहर थे वहाँ पे पेड़ पौधे की चित्र मिला है, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि वो जो प्राकृतिक की पूजा किया करते थे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। वो क्या है, हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में। तो दयाराम साहनी ने 1921 में और मोहनजोदड़ो बनर्जी ने 1922 में किया था। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ है कि कौन कौन से इसकी खोज में आए, तो कनिंघम, जॉन मार्टर और एम मिलर। ये तो कौन थे, अंग्रेजी अधिकारी थे जिन्होंने कुछ, जैसे कि कनिंघम था वो तो असमर्थ रहा था हड़प्पा के महत्व को बताने में। जॉन मार्टर थे वो क्षैतिज इकाई से करते थे, जैसे कि उसको खोदना है तो क्षैतिज इकाई में। लेकिन जो REM मिलर थे ये क्या थे, एक ये थे कमांडर थे, जो जो सैनिक कमांडर थे। ये क्या थे, सैनिक परिशुद्धि में, जैसे कि आप सैनिक जो होते हैं वो एक लय में चलते हैं, तो उसी लय में इन्होंने खोजने की प्रयास किया था। तो ये सब पूरा जो चैप्टर है मैंने पूरा समझा दिया है। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पार्ट में, 2 चैप्टर में इसे पूरे चैप्टर को मैंने समझा दिया है। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाएं और जरूर